सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ना शुरू करते हैं निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स डेफिनेशन। सबसे पहले इसकी परिभाषा। माना स्मॉल एफ एक्स एक फलन है जो क्लोज इंटरवल ए बी में परिभाषित है और सतत है। क्लोज इंटरवल ए बी में परिभाषित इस फलन स्मॉल एफ एक्स इस प्रकार है कि डी डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स बराबर स्मॉल एफ एक्स है। दोबारा से, समृत अंतराल ए बी में परिभाषित फलन एफ एक्स सतत फलन है और इस प्रकार है कि डी डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स बराबर स्मॉल एफ एक्स। तब इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम ए टू बी ये बराबर लिखेंगे कैपिटल एफ एक्स बॉक्स लिमिट फ्रॉम ए टू बी। समाकलन तो उसी तरह होगा जैसे अनिश्चित समाकलन में होता था। कैपिटल एफ एक्स का अपकलन स्मॉल एफ एक्स है तो स्मॉल एफ एक्स का समाकलन कैपिटल एफ एक्स। अब लिमिट और लगा देंगे ए से बी। तो पहले कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू ऊपरी सीमा पर लिखेंगे एफ बी माइनस एफ ए। जब आप कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम ए टू बी तो ए इज कॉल्ड लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल, बी अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल। ए निश्चित समाकल की निम्न सीमा और बी ऊपरी सीमा कहलाती है। जैसा नाम है निश्चित समाकलन तो यह मान निश्चित मान आता है। यहाँ वो समाकलन का अचर नहीं आ रहा जो स्वैच्छिक अचर लेते थे। अगर आप समाकलन के बाद वो लिख देंगे तब भी मान यही आएगा। वो अभी अपन देखते हैं। अगर एफ एक्स जैसे आपने लिखा है, अगर एफ एक्स के स्थान पर आप क्या लिख देते यहाँ आप लिख देते कैपिटल एफ एक्स प्लस सी और फिर लिमिट लगा देते आप ए टू बी। यहाँ से इस तरह से लिख देते आप और लिमिट लगाते तो पहले तो ऊपरी सीमा पर मान आता एफ वी प्लस सी माइनस एफ ए प्लस सी। तो यहाँ से भी सी सी कैंसिल होकर कितना हो जाता है एफ वी माइनस एफ ए। तो समाकलन का चर जो अनिश्चित समाकलन में लिखते थे आप लिखें या नहीं लिखें उसका कोई मीनिंग नहीं है। मान हमेशा कैपिटल एफ वी माइनस कैपिटल एफ ए ही आएगा। तो ये निश्चित समाकलन की परिभाषा की बात रही। दोबारा एक बार ले लेते हैं। सपोज स्मॉल एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन इन क्लोज इंटरवल ए बी such that ddx of capital Fx equal to small fx, then integration of small fx dx limit from a to b is equal to capital of fx limit from a to b। फिर कैपिटल fx की वैल्यू पहले अपर लिमिट पर ली माइनस कैपिटल fx की वैल्यू लोअर लिमिट पर ली। तो ये इसकी परिभाषा कहलाती है। इंटीग्रल उसी तरह करते हैं जैसे इंडेफिनेट में करते थे, लेकिन प्लस सी नहीं लगाते हैं क्योंकि सी लगाने से कोई अंतर नहीं पड़ता। निश्चित समाकलन है, डेफिनेट इंटीग्रल है तो वैल्यू फिक्स वैल्यू है, जो आनी है वही आएगी, कोई चेंज नहीं होगी। अनिश्चित समाकलन की तरह नहीं है। अब इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू डी एक्स लिमिट फ्रॉम 1 to 2। तो इसका इंटीग्रल तो जानते हैं आप, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू एक्स टू दी पावर 4/4। लिमिट ले लिया आपने 1 to 2 तो कितना हो गया है 2 to दी पावर 4/4 माइनस 1 to दी पावर 4/4 यानी कि 15/4 ये वैल्यू आ गई। और क्वेश्चन देखते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 1/√4 माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट फ्रॉम 1 to 2। तो 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रल तो आता है आपको, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। तो इसका इंटीग्रल कितना आ गया, ये इंटीग्रल आ गया साइन इनवर्स x/2 लिमिट 1 to 2। साइन इनवर्स 2/2 1 आ गया माइनस साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1 ये तो आप जानते हैं π/2 के इक्वल होता है और साइन इनवर्स 1/2 ये π/6, π/2 माइनस π/6 ये π/3 आ गया। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एग्जाम्पल 3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स लिमिट 0 to π/2 का मान ज्ञात करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, साइन स्क्वायर को डबल एंगल में चेंज करेंगे आप। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x/2 dx लिमिट 0 to π/2। 1/2 आउटसाइड लिख लिया, 1 का इंटीग्रल x और cos 2x का इंटीग्रल हो गया साइन 2x/2 लिमिट 0 to π/2। अब वैल्यू लिखते हैं 1/2 आउटसाइड, पहले अपर लिमिट लिया आपने π/2 तो x के लिए लिख दिया π/2 माइनस साइन 2π/2 साइन 2π/2 साइन पाई 0 होता है 0/2
माइनस 0 पर वैल्यू, दोनों 0 हो गए, तो ये कितना हो गया π/4। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम 0 to π/2 इज इक्वल टू π/4। स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, बाद में देखेंगे, आपको लर्न करके रखना होगा ये बाद में, अभी ऐसे ही चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4, इंटीग्रेशन ऑफ sec 2x tan 2x dx लिमिट फ्रॉम 0 to π/6। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, ये तो आप जानते हैं sec x होता है, यहाँ 2x है तो इंटीग्रल कितना हो गया, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ sec 2x tan 2x dx 0 to π/6 sec 2x अपॉन 2 और लिमिट 0 to π/6। 1/2 आउटसाइड लिखा, sec ऑफ 2 into π/6 sec π/3 माइनस sec ऑफ 0 sec π/3 आप जानते हैं 2 के बराबर है sec 0 1, तो ये 1/2 आ गया। आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन तो बिल्कुल वही पहले की तरह कर रहे हैं, बस लिमिट लगाते जा रहे हैं। जो भी लिमिट a to b दे रखी है तो पहले जो भी इंटीग्रल आता है पहले अपर लिमिट पर उसकी वैल्यू माइनस लोअर लिमिट पर वैल्यू, फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 5, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ब्रैकेट साइन इनवर्स लॉग ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स लॉग ऑफ एक्स डी एक्स लिमिट 0 a to b। ये तो आप पहले से जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, ये ब्रैकेट के अंदर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू π/2 dx लिमिट a to b। π/2 तो कांस्टेंट है, इसको तो आउटसाइड रख लेते हैं। एक्स का इंटीग्रल कर लिया आपने x² 2 लिमिट a to b, 2 को आउटसाइड ले आए आप, π/2 और 1/2 और आ गया π/4 और ये हो गया b² माइनस a²। बिल्कुल आसान चल रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ब्रैकेट साइन इनवर्स लॉग एक्स प्लस कॉस इनवर्स लॉग एक्स, वो साइन इनवर्स लॉग एक्स प्लस कॉस इनवर्स लॉग एक्स π/2 हो गया, तो आपने लिख दिया x इंटू π/2। π/2 कांस्टेंट था, आउटसाइड रखा, x का इंटीग्रल x² 2 लिमिट a to b, π/2 इंटू 1/2 π/4 आ गया, लिमिट लगा दी b² माइनस a², तो ये थर्ड आंसर आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन में और लिख देता हूँ, याद आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स लिमिट 0 to π, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स लिमिट 0 to π, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आंसर सहित याद रखना है, आगे बहुत बार काम आएगा इसलिए बता रहा हूँ। साइन एक्स का इंटीग्रल कितना हो गया, माइनस कॉस ऑफ एक्स, लिमिट लगा दी आपने 0 to π, माइनस आउटसाइड कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ 0, कॉस पाई माइनस 1 कॉस 0 1 माइनस माइनस प्लस 2 आ गया। तो आप याद करके रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम 0 to π 2 के इक्वल होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, आगे बहुत बार काम आएगा, इसलिए मैंने एक बार ये कर दिया है क्वेश्चन, तो आप याद करके रखेंगे। फिर आगे चलते हैं, प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रल बाई सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन तो आपको आता है, तो उसी तरह से यहाँ कर देंगे। किस तरह से लिखते थे आप, फंक्शन ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम a to b। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कर रहे थे जब आप, तो किस तरह के था, एक तो फंक्शन एफ एक्स होता था, एफ एक्स का डेरिवेटिव होता था और एफ एक्स का कोई फंक्शन होता था। तो एफ एक्स का फंक्शन फाई ऑफ एफ एक्स है, तो यहाँ क्या करते थे आप, यहाँ अपन सब्स्टिट्यूशन लगा देते, सपोज एफ एक्स बराबर टी, तो देयर फोर एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो जो एफ डैश एक्स डी एक्स है ये तो डी टी में कन्वर्ट हो जाता था और ये फाई ऑफ टी डी टी हो गया। तो ये यहाँ तक तो वही है बिल्कुल, लेकिन ये लिमिट्स की बात दिक्कत है। अब या तो अपन इसको लिमिट नहीं लगाएं, इंडेफिनिट इंटीग्रल की तरह इंटीग्रेट कर लें, फाई टी को इंटीग्रेट कर लेंगे पुराने मेथड से, और इंटीग्रेशन जब आ जाएगा फिर टी की वैल्यू पुट कर देंगे, टी के लिए क्या लिखेंगे एफ एक्स, और फिर यही लिमिट लगा दें। या एक ये है कि इसकी सीमाएं चेंज कर दें अपन, लिमिट्स पहले जो लिमिट्स दे रखी हैं आपको वो एक्स की लिमिट दे रखी हैं, और वेरिएबल क्या आ गया अपने पास, वेरिएबल अब टी आ गया। तो x बराबर क्या था a, तो x बराबर a पर t बराबर क्या आ जाएगा, आपने क्या पुट किया है एफ एक्स बराबर t, तो x बराबर a लिखेंगे तो t बराबर एफ ए आ जाएगा, और x बराबर b पर t बराबर एफ बी, यानी पहले एफ ए आ रहा था फिर एफ बी। तो ये क्या लिमिट हो गई है वो आपकी यहाँ पे एफ ए से एफ बी आ गई। पहले वेरिएबल x वाली लिमिट थी a to b, अब वेरिएबल t हो गया तो t की लिमिट है फाई ए टू फाई बी। तो इस तरह से जब प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करेंगे तो केयरफुली करना होगा। अगर टी चेंज कर लिया है, वेरिएबल चेंज हो गया है, तो टी वाली ही लिमिट लगाएंगे, एक्स की लिमिट नहीं लगाएंगे।
और अगर लिमिट चेंज नहीं करना चाहते हैं या ज़्यादा टिपिकल है तो पहले इंटीग्रल कर लेंगे फाई टी को। इंटीग्रल कर लिया, इंटीग्रल करने के बाद टी की वैल्यू रख देंगे एफ एक्स, फिर एक्स की लिमिट ही लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं, इसी को दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। जो मैंने लिखा था उसी को दोबारा लिख दिया है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ फाई एक्स इंटू फाई डैश एक्स डी एक्स का मान है। पहले मैंने फाई ऑफ एफ एक्स लिखा था, ये यहाँ एफ ऑफ फाई एक्स लिखा है। तो यहाँ क्या करेंगे, अपन एज्यूम कर लेंगे कि सपोज फाई एक्स बराबर टी, देयरफॉर फाई डैश एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ इंटीग्रल क्या बन जाएगा, ये इसको लिख देंगे आप, इंटीग्रल बन जाएगा आपका एफ टी डी टी, जो यहाँ लिख दिया है आपको एफ टी डी टी। और लिमिट चेंज करेंगे, फिर यहाँ लिमिट किसकी दे रखी है, ए टू बी, एक्स वाली लिमिट से। तो एक्स बराबर ए पर टी बराबर क्या आ गया, फाई ए, और एक्स बराबर बी पर टी बराबर आ गया फाई बी। तो फाई ए से फाई बी लिमिट लगा दी, यानी उसी इंटीग्रल को आपने दूसरा वेरिएबल चेंज कर लिया टी, टी के अब डी टी के रेस्पेक्ट में करना होगा। इस पर भी एग्जाम्पल देखते हैं एक दो। अब यहाँ आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा लिमिट 0 टू पाई बाई 2। एक तो यह डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दें और फिर आप थीटा की वैल्यू लगा दें, और एक प्रतिस्थापन से। एक बार तो डायरेक्ट करते हैं। ये कौन सी फॉर्म दिखाई दे रही है, एफ डैश एक्स अपॉन 1 प्लस एफ एक्स होल स्क्वायर। एफ डैश, अब यहाँ थीटा है, एफ थीटा क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन थीटा। माइनस है नहीं तो माइनस से अंदर, माइनस से बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस ये हो गया टेन इनवर्स कॉस थीटा। और थीटा की ही लिमिट लगा दें क्योंकि सब्स्टिट्यूशन लगाया ही नहीं है आपने। टेन इनवर्स कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 कितना होता है, 0, तो टेन इनवर्स 0 माइनस टेन इनवर्स कॉस 0 वो 1 होता है। तो आ गया माइनस 0 माइनस ये पाई बाई 4 यानी कि प्लस पाई बाई 4 आ गया। तो ये तो क्या किया आपने, बिना सब्स्टिट्यूशन के सीधे सीधे इंटीग्रेट कर दिया। अब अपन सब्स्टिट्यूशन से दोबारा करते हैं इसको। पाई बाई 4 आंसर आ गया। सपोज कॉस थीटा इक्वल टू टी, देयरफॉर माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। तो ये इंटीग्रल किसके बराबर हो गया, साइन थीटा डी थीटा को तो माइनस डी टी लिख दिया, और नीचे हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर। अब टी की लिमिट्स और निकालें आप। लिमिट्स थीटा बराबर 0 पर टी बराबर कितना हो गया, कॉस 0 यानी कि 1, और थीटा बराबर पाई बाई 2 पर टी बराबर क्या आ गया, कॉस पाई बाई 2 यानी 0। तो लिमिट कौन सी हो गई आपकी, 1 से लेके 0 तक हो गई। अब इसका इंटीग्रल कर दिया आपने। इंटीग्रल हो गया माइनस टेन इनवर्स टी, कॉट इनवर्स भी लिख सकते थे, ये 1 टू 0 माइनस आउटसाइड टेन इनवर्स 0 माइनस टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 0 कितना आ गया, 0, और 1 कितना आ गया, पाई बाई 4। तो फिर वही माइनस माइनस प्लस पाई बाई 4, वही आंसर आ गया जो पहले आया था। सब्स्टिट्यूशन से करें या बिना सब्स्टिट्यूशन के आंसर तो सेम होगा, डेफिनेट इंटीग्रल है, कांस्टेंट का कोई मीनिंग नहीं है इसमें। तो ये आ गया। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 7, इंटीग्रेशन ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 3 लिमिट 0 टू 1। इसको भी बिना प्रतिस्थापन के कर सकते हैं, लेकिन अपन वो लिमिट बदलना सीख रहे हैं इसलिए प्रतिस्थापन से करते हैं। तो फिर वो ये जूम कर लेते हैं। सपोज 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 3 बराबर t, देयरफॉर 12x स्क्वायर प्लस 2, 2 बाहर कॉमन ले लिया तो आ गया 6x स्क्वायर प्लस 1 dx बराबर dt। या आप इसे कह सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 1 dx बराबर dt अपॉन 2, ये आ गया। तो बस ये वैल्यू ऊपर रख देते हैं। तो इंटीग्रल किसके बराबर हो गया, ये 6x स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स dx बराबर dt बाई 2, तो 1 बाई 2 आउटसाइड लिख दिया और dt अपॉन t हो गया। फिर लिमिट चेंज करते हैं आप। लिमिट सीमाएं जो प्रतिस्थापन द्वारा जो लगाया उसी से निकालेंगे। x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर यहाँ 0 लिख दिया, t बराबर 3 आ गया, और x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर x बराबर 1 लिख दिया, 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9। तो ये लिमिट क्या हो गई आपकी, 1 3 टू 9 लगा देंगे। तो इंटीग्रल आ गया 1/2 log ऑफ t, लिमिट 3 टू 9। तो 1/2 log ऑफ 9 माइनस log ऑफ 3, log a माइनस log b, log a अपॉन b होता है। तो हो गया 1/2 log ऑफ 3। तो ये आंसर आ गया। यानी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में आप लिमिट चेंज कर भी सकते हैं, नहीं भी, इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। अभी आंसर आया है 1/2 log ऑफ 3। एक बार बिना लिमिट चेंज किए करते हैं। अब देखें कौन सी फॉर्म बन रही है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाली फॉर्म बन रही है।
4x³ प्लस 2x प्लस 3, 4x³ प्लस 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव होता है 12x² प्लस 2, ऊपर 6x² प्लस 1 है तो 12 बना देते हैं। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 से नीचे 12x² प्लस 2 और नीचे हो गया 4x³ प्लस 2x प्लस 3, लिमिट 1 to 2। तो कौन सी फॉर्म हो गई? f' अपॉन fx वाली फॉर्म हो गई। तो log ऑफ fx कर दिया आपने, log ऑफ 4x³ प्लस 2x प्लस 3, लिमिट लगा दी 0 to 1। पहले 1 लगाते हैं तो 1 लगाने पर कितना आएगा? 4 प्लस 2 प्लस 3, ये आपका 9 हो गया, माइनस 0 लगा दिया, log 3 हो गया। तो log 9 माइनस log 3 नॉन log 9 माइनस 3 यानी 1/2 log ऑफ 3 आ गया। तो वही आंसर आ गया जो पहले आया था। तो इस तरह से ये प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन की बात रही। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है निश्चित समाकलन का ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये तो आपने पढ़ा हुआ है अपनी 12th के साथ, एरिया निकालते थे वहाँ। यानी कि अगर ये इंटीग्रल दे रखा हो, निश्चित समाकल इंटीग्रेशन ऑफ fx dx लिमिट फ्रॉम a to b, ये इंटीग्रल दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ fx dx लिमिट फ्रॉम a to b, किसको डिनोट करता है? यह वक्र y बराबर fx और x अक्ष के मध्य घिरे हुए क्षेत्र के क्षेत्रफल को व्यक्त करता है जो रेखाओं x बराबर a और x बराबर b के बीच में हो। दोबारा से ये अपन देखते हैं, ये तो कर्व ले लिया आपने y बराबर fx, ये आपकी x एक्सिस हो गई, ओरिजिन y एक्सिस, और दो लाइन ले ली आपने x इक्वल टू a और x इक्वल टू b। तो दोबारा से निश्चित समाकल डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ fx dx लिमिट फ्रॉम a टू b किसको डिनोट करता है? यह वक्र y बराबर fx, x अक्ष और रेखाओं x बराबर a और x बराबर b के मध्य घिरे हुए क्षेत्र के क्षेत्रफल को व्यक्त करता है। ये जो शेडेड पोर्शन है, छायांकित भाग है, इस एरिया को व्यक्त कर रहा है। अगेन डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ fx dx लिमिट फ्रॉम a टू b represents the area of the region bounded by the curve y equal to fx, x axis and lines x equal to a and x equal to b। तो कई बार अपन क्वेश्चन करते समय इसको भी कॉन्सेप्ट को भी काम में ले लेते हैं। वैसे अपन इस तरह से काम में नहीं लेते, लेकिन कई बार ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन हो और फिगर आपको बनाना नहीं पड़े, दिमाग में ही बन जाए, फिगर आपके दिमाग में हो सीधे सीधे, और तब इसको भी आप काम में ले सकते हैं। देखो एक बार दोबारा पढ़ते हैं, ऐसे जो भी अपन डिस्कस कर रहे थे वो दोबारा लिख दिया है। निश्चित समाकल fx dx लिमिट फ्रॉम a टू b, वक्र y बराबर fx, x अक्ष तथा कोटियों ऑर्डिनेट्स, कोटियों या अपन रेखाएं कह सकते हैं, रेखाओं x बराबर a और x बराबर b जो b a से बड़ा है से घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल को व्यक्त करता है। अगेन डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ fx dx लिमिट फ्रॉम a टू b denotes the area of the region bounded by the curve y equal to fx, x axis and ordinates x equal to a and x equal to b। x equal to a ऑर्डिनेट तो हैं ही ये, इनको लाइन सिंपल लाइन भी कह सकते हैं। तो उनसे घिरे हुए क्षेत्र के क्षेत्रफल को व्यक्त करता है। एरिया भी अपन ने फिगर बनाई दिया था। अब इस पे आधारित या इसके एप्लीकेशन से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपन। आपको दे दिया निश्चित समाकल इंटीग्रल ऑफ मॉड ऑफ x dx लिमिट फ्रॉम -1 to 2 का मान ज्ञात करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन मॉड ऑफ x dx लिमिट फ्रॉम -1 to 2। तरीका तो अलग है, मॉड ऑफ x से फ्री करके करना होगा, लेकिन अभी अपन देखें y बराबर मॉड ऑफ x का ग्राफ सबको याद होगा आपको। y बराबर मॉड ऑफ x का ग्राफ देखो कैसे बनता है, मैं साइड में बनाता हूँ। ये V शेप आता है, ये y बराबर मॉड ऑफ x का ग्राफ है। कहाँ से कहाँ तक लेना है आपको? -1 से 2 तक। ये x बराबर -1 आ गया, ये 1 और ये 2। अब आप देखें तो इस तरह से ये शेडेड पोर्शन आएगा। ये वाला जो रीजन है वो इस डेफिनेट इंटीग्रल के द्वारा व्यक्त है, इस रीजन का क्षेत्रफल आएगा। अगर आप देखें ये तो आपका -1,1 हो गया और ये वाला पॉइंट 2,2 हो गया। तो अगर ज्यामितीय अर्थ के काम में लेते हैं तो ये क्षेत्रफल किसके बराबर हो गया? ये इंटीग्रल बराबर हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अब दो ट्राइंगल बन गए, नाम दे सकते हैं, इसका नाम दे देते हैं A और ये नाम दे देते हैं B, ये C और इसका नाम दे दिया D। तो कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OCD
एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना हो गया ओ ए, ओ ए कितना है आपके पास 1, और हाइट क्या है ओ बी, ओ बी ये भी 1 है। इधर देखते हैं फिर 1/2 बेस कितना है आपका ओ सी 2, और हाइट कितना है 2, तो 2 + हाफ 5/2 हो। इसी क्वेश्चन को हम दोबारा भी करेंगे कुछ समय बाद, जब आप एरिया वाला काम में नहीं लेंगे, देखेंगे 5/2 ही आ रहा है। तो यहाँ क्या है, जैसे एरिया मॉड ऑफ एक्स का जो ग्राफ है वो बहुत अच्छी तरह से आपको पता है, तो इसलिए आपने इस तरह से ये ट्रीट कर। अब आगे बढ़ते हैं कि एग्जाम्पल और देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ √4 - x² dx का मान ज्ञात करो, लिमिट 0 to 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 4 - x² इन √dx लिमिट फ्रॉम 0 to 2। अब आप देखें, अगर ये फलन देखें y बराबर √4 - x², या आप कह सकते हो स्क्वायर कर दें, तो y² + x² = 4। ये तो जान पहचान वाला है, ये तो सर्किल होता है। कौन सा सर्किल होता है? जिसका केंद्र 0 0 पर और रेडियस 2 है। ये तो 0 0 हो गया और रेडियस 2 है। लिमिट क्या दे रखी है 0 to 2। y बराबर √4 - x², एक्स अक्ष के ऊपर वाले हिस्से को व्यक्त करता है, और लिमिट दे रखी है 0 to 2। तो 0 to 2 दे रखी है, तो कौन सा पोर्शन हो गया? ये वाला पोर्शन हो गया, यानी कि सिर्फ वृत्त के चौथाई हिस्से के क्षेत्रफल को व्यक्त कर रहा है। कौन से क्षेत्रफल को? जो पहली पाद में स्थित है। पहली पाद में स्थित है तो उसी को अपन ले लेते हैं। यह समाकल वृत्त x² + y² बराबर 4 के प्रथम पाद में स्थित क्षेत्रफल के बराबर है। गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ 1/4 सर्किल गिवन y x² + y² = a4 विच लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो वो कितना हो जाएगा? देयरफॉर दिया समाकल हो गया इंटीग्रेशन ऑफ √4 - x² dx लिमिट 0 to 2 कितना हो गया? ये 1/4 पाई इंटू r²। रेडियस 2 थी तो ये पाई के बराबर आ गए। तो आपने ये ज्योमेट्रिकल जो इंटरप्रिटेशन है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, उसकी सहायता से आंसर लिख दिया। आप इसको अलग से करके देखेंगे तब भी यही आएगा। मैं वेरीफाई कर देता हूँ। सत्यापन, वेरिफिकेशन। ये इंटीग्रल किसके बराबर हो गया? x/2 √4 - x² प्लस a/2 यानी कि 4/2 साइन इनवर्स x/2। लिमिट लगा दिया आपने 0 to 2। पहले 2 लगाया तो पहली वाली टर्म 0 हो गई, प्लस 4/2 2 साइन इनवर्स 2/2 साइन इनवर्स 1 आ गया। फिर -0 लगाया तो पहली वाली टर्म 0, दूसरी भी 0। तो कितना आ गया अपने पास आंसर? 2 साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, तो 2 × π/2 पाई। जो पहले आंसर आ रहा था वही आ गया। तो इस तरह से जो अपन ज्योमेट्रिक मीनिंग से कर रहे थे उस तरह से भी इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। निश्चित समाकलन के गुणधर्म, इनकी व्याख्या व उदाहरण। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, देयर इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशंस विद सम एग्जांपल्स। तो इसकी बहुत सी प्रॉपर्टी आती हैं। कुछ जो मुख्य प्रॉपर्टी हैं वो अपन यहाँ लेंगे, और कोई विशेष प्रॉपर्टी होंगी तो जब भी कोई टिपिकल क्वेश्चन आ जाएगा उसमें यूज होगा तो वहाँ मुख्य कौन सी कहलाती है अपनी, जो आपकी 12th वाले सिलेबस में दे रखी हैं वहाँ करते हैं। और एक दो जो नहीं दे रखी हैं लेकिन ज़्यादा यूज होती हैं वो भी अपन पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx लिमिट फ्रॉम a to b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx विद नेगेटिव साइन लिमिट फ्रॉम b to a। यानी कि दोनों लिमिट अगर आपस में इंटरचेंज हो जाएं तो समाकलन का चिन्ह बदल जाता है। एक तो डायरेक्ट अपन उससे ही देख सकते हैं ग्राफ से। ये y बराबर f(x) फंक्शन दे दिया आपको, ये x बराबर a और ये x बराबर b। अपन ने वहाँ लिखा था b a से बड़ा है, तो a से b की ओर जब जा रहे हैं आप, a से b की ओर जब आगे बढ़ रहे हैं तब तो अपन ने लिख दिया ये एरिया था। कौन सा एरिया था? वक्र y बराबर f(x) x एक्सिस और लाइन्स x बराबर a और x बराबर b से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल था। जब आपने लगाया a to b तो वो एरिया आ जाएगा। लेकिन जब b to a लगाएंगे तो एरिया तो उतना ही आएगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई, इसलिए नेगेटिव साइन लगा दिया। और अगर इसके साथ साथ अपन एल्जेब्रिक मेथड से भी देख सकते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं आप, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx लिमिट फ्रॉम a to b। एज्यूम कर लिया इंटीग्रल इसका कैपिटल f(x) है
लिमिट लगा दी ए टू बी, तो क्या आ जाएगा आपके पास एफ बी माइनस एफ ए आ जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, पहले ए टू बी था अब बी टू ए लगा दिया, इंटीग्रल किया माइनस इंटीग्रेशन तो वही आएगा कैपिटल एफ एक्स, लिमिट बी टू ए। अब पहले अपर लिमिट माइनस फंक्शन की वैल्यू, पहले अपर लिमिट पर वैल्यू माइनस फंक्शन की वैल्यू लोअर लिमिट पर, तो माइनस क्या आ जाएगा एफ ए माइनस एफ बी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इनसाइड तो क्या आ गया ये एफ बी माइनस एफ ए, ये तो वही आ गया जो पहले आया था, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। यानी फाइनली ये हुआ कि डेफिनेट इंटीग्रल में अगर दोनों लिमिट्स को आपस में इंटरचेंज कर दें तो इंटीग्रल की वैल्यू तो सेम रहेगी लेकिन साइन नेगेटिव आ जाएगा। अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम ए टू बी दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी लिमिट फ्रॉम ए टू बी। अगर समाकलन का चर बदल जाए, यहाँ एक्स दे रखा है और यहाँ टी दे रखा है, तो समाकलन का चर बदल जाए तो उसके इंटीग्रल पे समाकलन के मान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम ए टू बी, ये आ गया कैपिटल एफ एक्स लिमिट फ्रॉम ए टू बी, तो कितना आ जाएगा ये एफ बी माइनस एफ ए। फिर राइट हैंड साइड देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी लिमिट फ्रॉम ए टू बी, तो कितना आ गया ये कैपिटल एफ टी लिमिट फ्रॉम ए टू बी, तो आ जाएगा आपके पास एफ बी माइनस एफ ए। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब अगर समाकलन का चर बदल जाए, कब डेफिनेट इंटीग्रल केस में, तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ता। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, पहले आपने किया था एग्जाम्पल में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू, दोबारा करते हैं 1 to 2, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू कितना हो गया एक्स 4/4 लिमिट 1 to 2, तो ये कितना आएगा 2 to the power 4 16/4 माइनस 1/4 15/4 आया। अब अपन टी क्यूब वाला करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब डी टी लिमिट फ्रॉम 1 to 2, लिमिट वही रखी है सिर्फ वेरिएबल बदल दिया आपने समाकलन का, तो टी क्यूब का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टी टू दी पावर 4/4 लिमिट 1 to 2, यानी कि 16/4 माइनस 1/4, ये 15/4 आ गया। यानी कि जो इंटीग्रल पहले आ रहा था, जो इंटीग्रल का मान वही अब आ गया। आप इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू कर रहे हैं 1 to 2 में, तो 15/4 आ रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब का मान निकाल रहे हैं 1 to 2 में, तब भी 15/4 आ रहा है। यानी डेफिनेट इंटीग्रल में अगर इंटीग्रेशन का वेरिएबल चेंज हो जाए तो समाकलन के मान पे कोई अंतर नहीं आता। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम ए टू बी दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम ए टू सी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम सी टू बी। यहाँ सी ए और बी के बीच में है। ये थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि एक इंटीग्रल को दो या दो से अधिक इंटीग्रल में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ दो में कर रखा है, देखिए अपन पहले ज्योमेट्रिकली देखते हैं इसे। ये फंक्शन हो गया y इक्वल टू एफ एक्स, लेफ्ट हैंड साइड क्या डिनोट कर रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम ए टू बी। तो आपने y बराबर एफ एक्स फंक्शन लिया, ये x इक्वल टू ए और ये x इक्वल टू बी, और ये कंप्लीट एरिया आपका किसको डिनोट कर रहा है, इस इंटीग्रल को के द्वारा व्यक्त क्षेत्रफल को व्यक्त कर रहा है, ये है। और राइट साइड में क्या लिखा है ए टू सी और सी टू बी, सी ए और बी के बीच में है, तो अपन सी ले लेते हैं। फिर सी सपोज ये रहा, ये एक्स इक्वल टू सी है, तो कंप्लीट एरिया को दो एरिया में डिवाइड कर दिया। एक बार तो अपन क्या करते हैं ए से लेके सी तक ले लें और फिर सी से बी तक ले लें, तो दोनों को ऐड करेंगे तो वही एरिया आ गया। इसका मतलब एक इंटीग्रल दो इंटीग्रल में बदला जा सकता है। और अगर एक और लाइन ले लेते हैं आप, एक्स इक्वल टू C1 ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये दो की बजाय तीन तीन में बदला जा सकता था, ए से सी, सी से C1, C1 से बी। यानी इसी प्रॉपर्टी को आप दोबारा से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम ए टू बी, ये बराबर हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम ए टू सी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम सी टू C1
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम C1 टू B। हाँ, तो एक इंटीग्रल को दो से अधिक तीन इंटीग्रल में बदल सकता है और ग्राफ से सीधा सीधा दिख रहा है। अलग से भी देख सकते हैं, एल्जेब्रिकली भी देख सकते हैं। देखो एल्जेब्रिकली देखते हैं इसको। पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम A टू B। सपोज इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स इज कैपिटल एफ एक्स A टू B। अब लिमिट लगा के लिख दिया। पहले आ जाएगा एफ वी माइनस, पहले ऊपर वाली लिमिट पर मान एफ वी माइनस नीचे वाली लिमिट पर मान एफ ए, ये आ गया। अब राइट हैंड साइड देखते हैं आप। राइट हैंड साइड में दो दो इंटीग्रल दे रखे हैं, तो दोनों इंटीग्रल की वैल्यू लिख देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम A टू C प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम C टू B। ये कितना हो गया, कैपिटल एफ एक्स आ गया लिमिट फ्रॉम A टू C। ये कैपिटल एफ एक्स लिमिट फ्रॉम C टू B। तो कितना आ गया यहाँ पर, एफ सी माइनस एफ ए प्लस यहाँ आ गया एफ बी माइनस एफ सी। एफ सी विद पॉजिटिव साइन विद नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया, तो ये आ गया अपने पास एफ वी माइनस एफ ए। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गए। बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, एक इंटीग्रल को दो या दो से अधिक इंटीग्रल में बदल सकते हैं। एक बार और पढ़ लेते हैं जनरलाइजेशन फॉर्म इसकी, जनरलाइज फॉर्म। अब क्या दे रखा है, यदि a लेस देन A1 लेस देन A2 लेस देन A3 डॉट 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 लेस देन AN लेस देन B हो, तब इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम A टू B किसके बराबर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम A टू A1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट A1 टू A2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट A2 टू A3। इसी तरह लास्ट में आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट AN टू B। यानी कि एक निश्चित समाकल को दो या दो से अधिक निश्चित समाकलनों में बदला जा सकता है। जब भी क्वेश्चन होंगे जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुसार अपन करेंगे। अब इस पे एग्जाम्पल देखते हैं एक दो। इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम -1 टू 2। अभी किया था यही क्वेश्चन, पहले ग्राफ वाली अप्रोच से किया था। अब इस इंटीग्रल को लिख देते हैं आप, दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स डी एक्स लिमिट -1 टू 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स डी एक्स लिमिट 0 टू 2। अब -1 टू 0 और 0 टू 2 ही क्यों किया, क्योंकि 0 से पहले तो मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स होता है और 0 के बाद मॉड ऑफ एक्स एक्स होता है। अलग अलग डेफिनेशन है मॉड ऑफ एक्स की, इसलिए चेंज किया। तो यहाँ लिखा फिर आपने -1 और 0 के बीच में करेंगे जब, ये -x आ गया, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स आप जानते हैं जब x 0 से छोटा है तो -x के बराबर होता है, 0 से बड़ा है तब +x के बराबर होता है। फिर आ गया x dx लिमिट 0 टू 2। अब दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। पहले वाले में इंटीग्रल हुआ -x² लिमिट लगा दी आपने -1 टू 0 प्लस फिर x का इंटीग्रल x² लिमिट 0 टू 2। ये आ गया -1/2 तो आउटसाइड रखा, 0 -1 आ गया, -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस यहाँ भी 1/2 बाहर रखा तो कितना आ गया 4 - 0 तो आ गया 1/2 + 2 5/2। आप रिकॉल करें, याद करें, पहले भी आंसर 5/2 आया था, पहले ज्योमेट्रिकली कर रहे थे। आपने देखा था इसका ग्राफ बना के -1 से 2 में 2 ट्राइंगल बने थे, दोनों के एरिया निकाल के जोड़ दिया था। अब आगे बढ़ते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ 1 - x dx का मान ज्ञात करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल मॉड ऑफ 1 - x dx लिमिट 0 टू 2। मॉड ऑफ 1 - x का ग्राफ भी जानते हैं आप, ये 1, 0, ये y बराबर मॉड ऑफ 1 - x या x - 1 एक ही बात है। ये इसका ग्राफ आ गया, तो इसको क्या किया आपने 1 पे चेंज कर दिया है इस इंटीग्रल को। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 मॉड ऑफ 1 - x dx प्लस मॉड ऑफ 1 - x dx व्हेन x वेरीज फ्रॉम 1 टू 2। अब 1 पर क्यों चेंज किया, क्योंकि 1 पर इस फंक्शन की नेचर चेंज हो रही है। ये आप पहले से जानते हैं, मॉड ऑफ x - 1 या मॉड ऑफ 1 - x दोनों किसके बराबर होते हैं, दो संख्याओं के या दो राशियों के अंतर का मापांक बड़े में से छोटा घटाते हैं। ये आएगा 1 - x
जब x 1 से छोटा हो, और ये आएगा x माइनस एक्स जब x 1 से बड़ा हो, बराबर हो तब भी। तो ये आ गया आपके पास। तो दोनों का इसको पहले मॉडुलस से सेपरेट करके लिख दिया 0 to 1, ये तो आ गया 1 माइनस एक्स, क्योंकि x 0 और 1 के बीच में 1 से छोटा है। और यहाँ आ गया x माइनस 1, क्योंकि 1 से बड़ा है। तो इसका इंटीग्रल कर देते हैं आप, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2 विद नेगेटिव साइन, लिमिट 0 to 1, और ये आ गया x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 1 to 2। अब इसमें आप ये लिमिट लगा देते हैं। पहले आपने 1 रखा, 1 पर तो 0 आ गया, ये माइनस 1/2 तो बाहर रख दिया, 1 पर वैल्यू 0 आ गई और 0 पर 1 हो गई, प्लस यहाँ भी 1/2 बाहर रख दिया, पहले 2 निकाला, 2 पर आ गया 1 और 1 पर 0, तो 1/2 प्लस 1/2 1 आ गया, ये आंसर आ गया। तो एक इंटीग्रल को 2 इंटीग्रल में कन्वर्ट किया आपने, और 2 इंटीग्रल में कन्वर्ट करना मजबूरी थी, क्योंकि मॉडुलस का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, इसलिए मॉडुलस से फ्री करना होगा, तो इस तरह से लिखा आपने। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर मॉडुलस वाला आ गया। इस तरह के क्वेश्चंस आसान क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में आते रहते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ 5x माइनस 3 dx लिमिट 0 to 1 का मान ज्ञात करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल मॉड ऑफ 5x माइनस 3 dx लिमिट 0 to 1। तो ये कहाँ चेंज होगा, 5/3 पर। मॉड ऑफ 5x माइनस 3, इसको लिख सकते हैं आप, 5 आगे ले आएँ तो x माइनस 3/5, तो हो जाएगा ये 5 टाइम्स 3/5 माइनस एक्स जब x 3/5 से छोटा है, या डायरेक्ट ही लिख देते हैं, ये इंटीग्रल आएगा 3 माइनस 5x dx लिमिट 0 to 3/5, और प्लस लिखेंगे 3/5 to 1, और ये आएगा 5x माइनस 3 dx। देख सकते हैं, एक बार मैं साइड में लिख देता हूँ आपके लिए, ये मॉड ऑफ 5x माइनस 3, इसको लिखा आपने 5 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 3/5, यानी कि ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 3/5 माइनस एक्स जब x का मान 3/5 से छोटा हो, 0 से दे रखा है इंटरवल 0, और ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 3/5 जब x का मान 3/5 से बड़ा हो। बराबर भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि इंटरवल में ले भी सकते हैं। तो ये कितना हो गया आपके पास, ऊपर लिख दिया आपने 3 माइनस 5x जब x 3/5 से छोटा है, यानी 0 और 3/5 के बीच में है, और ये लिख दिया आपने 5x माइनस 3 जब x 3/5 और 1 के बीच में है। तो इस तरह से लिख सकते हैं, बाकी डायरेक्ट लिख ही सकते थे, आसान एक्सप्रेशन है। हाँ, अब दोनों का इंटीग्रल कर देते हैं। यहाँ हो गया 3 माइनस 5x होल स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, और -5 फॉर्मूले से आ गया, लिमिट 0 to 3/5, प्लस इसका इंटीग्रल आ गया 5x माइनस 3 होल स्क्वायर अपॉन 2, और 5 फॉर्मूले से x का गुणांक है इसलिए भाग दे दिया, लिमिट 3/5 to 1। अब दोनों की लिमिट लगा के रख दी है आपने। पहले लगाते हैं, 3/5 लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो -1/10 तो आउटसाइड आया, और 0 माइनस x बराबर 0 लगाया तो 3 आ गया, प्लस सेकंड वाली टर्म ले लेते हैं 1/10, और ब्रैकेट 1 लगाएंगे तो 5 माइनस 3 2 आ गया, और 3/5 लगाएंगे तो 0, तो ऊपर तो आ गया 3/10 और नीचे 2/10 5/10, यानी कि 1/2 आंसर आ गया। तो पहले आपने क्या किया, मॉडुलस से फ्री किया। मॉडुलस से फ्री करते समय 2 इंटीग्रल बन गए, दोनों इंटीग्रल को अलग अलग आपने इंटीग्रेट कर लिया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ गया इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ cos x dx लिमिट 0 to π का मान ज्ञात करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल मॉड ऑफ cos x dx। अब मॉड ऑफ cos x को आप जानते हैं, ग्राफ भी आपने देखा है, और बिना ग्राफ के भी लिख सकते हैं आप। ये y बराबर cos x का ग्राफ है, ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन में। ये 0 से π/2 और π/2 से π। तो इस इंटीग्रल को लिखेंगे तो किसके बराबर लिखेंगे, पहले 0 से π/2 के बीच में लिखा, मॉड ऑफ cos x, प्लस π/2 से π के बीच में लिखा, मॉड ऑफ cos x। अब जानते हैं cos x 0 और π/2 के बीच में तो पॉजिटिव होता है, तो मॉड ऑफ cos x के बराबर आ गया।
और π/2 से पाई के बीच में cos x अपने आप में नेगेटिव है, मॉडुलस नेगेटिव होता नहीं तो नेगेटिव पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो ये आ गया माइनस cos x dx लिमिट π/2 टू पाई। अब दोनों का इंटीग्रल कर दिया, cos x का इंटीग्रल कर दिया, ये हो गया sin x लिमिट 0 टू π/2 माइनस यहाँ इंटीग्रल हो गया फिर ये sin x और लिमिट π/2 टू पाई। तो क्या आ गया यहाँ देखते हैं, sin π/2 1, sin 0 0 आ गया, माइनस sin पाई आपका 0 माइनस sin π/2 1, तो 1 + 1 2 आ गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ cos x dx लिमिट 0 टू पाई 2 के इक्वल आ गया। cos x का निकालते तब नहीं आता, cos x का तो 0 आ जाता क्योंकि प्लस माइनस अलग अलग हो जाता, यहाँ मॉडुलस लग रहा था इसलिए 1 + 1 2 के बराबर आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब आ गया इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ sin x dx लिमिट 0 टू 2 पाई, इसको करना है। sin x आप जानते हैं 0 से पाई के बीच में तो ये पॉजिटिव है और पाई और 2 पाई के बीच में नेगेटिव है, तो अभी भी इसको 2 इंटीग्रल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ग्राफ इसका भी बना सकते हैं पर कोई ज़रूरत नहीं है। मॉड ऑफ sin x dx लिमिट 0 टू पाई और यहाँ लिखा इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ sin x dx लिमिट पाई टू 2 पाई। जहाँ फंक्शन की नेचर चेंज हो रही हो जिस पॉइंट पर, वहाँ इंटरवल को अपन रिजॉल्व करते हैं, तोड़ते हैं, स्प्लिट करते हैं। तो 0 से पाई के बीच में sin x पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया sin x dx लिमिट 0 टू पाई, और पाई और 2 पाई के बीच में थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में sin x नेगेटिव होता है, इसलिए मॉड ऑफ sin x माइनस sin x के बराबर आ गया, पाई टू 2 पाई। अब इंटीग्रल कर दिया, यहाँ इंटीग्रल हो गया माइनस cos ऑफ x लिमिट 0 टू पाई और यहाँ माइनस sin x का फिर cos x हो गया और ये हो गया आपके पास पाई से 2 पाई। अब इनकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं। पहले वाले में देखते हैं माइनस आउटसाइड cos पाई -1 माइनस cos 0 1, यहाँ cos 2 पाई 1 माइनस cos पाई -1, तो ये कितना हो गया 2 + 2 4 के इक्वल हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ sin x dx लिमिट 0 टू 2 पाई 4 के इक्वल आ गया। पहले आपने 2 इंटीग्रल में कन्वर्ट किया, 2 इंटीग्रल में कैसे, 0 से पाई और पाई से 2 पाई। 0 से पाई और पाई से 2 पाई में ही क्यों किया आपने, क्योंकि ये मॉड ऑफ sin x आप जानते हैं, मॉड ऑफ sin x बराबर ये आपका sin x होता है जब x का मान 0 और 0 से बड़ा लेकिन पाई और पाई से छोटा हो, और ये माइनस sin x होता है जब पाई या पाई से ग्रेटर और 2 पाई से स्मॉलर हो। तो इसलिए अपन ने अलग अलग नेचर थी, अलग अलग वैल्यू थी, इसलिए अलग अलग 2 इंटीग्रल में डिवाइड किया, फिर सामान्य तरीके से कर लिया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये एग्जाम वाला क्वेश्चन आ गया, उसी क्वेश्चन पर डिपेंड है जो पहले किया है आपने। इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ sin 2 पाई x dx लिमिट 0 टू 1, x बराबर 0 पर तो ये 2 पाई x 0 हो जाएगा। एंगल कौन सा दे रखा है, 2 पाई x बराबर 0 पर 2 पाई x बराबर 0 और x बराबर 1 पर 2 पाई x बराबर 2 पाई। तो वैसा ही हो गया, अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा दें तो वही इंटीग्रल हो गया जो पहले किया है। तो अपन क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट में तोड़ते हैं क्वेश्चन को। इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ sin 2 पाई x व्हेन x वेरीज फ्रॉम 0 टू 1/2 और यहाँ 1/2 से 1, मॉड ऑफ sin 2 पाई x 1/2 पर ही क्यों स्प्लिट किया आपने, क्योंकि जब x का मान 0 से 1/2 है तो एंगल 2 पाई x 0 से पाई के बीच में रहेगा। 0 से पाई के बीच में साइन ऑफ एंगल पॉजिटिव होता है, और जब 1/2 से आगे चलेगा तो एंगल आपका पाई से बड़ा हो जाएगा, और 1 पर आते आते 2 पाई, तो यहाँ एंगल पाई से बड़ा है इसलिए साइन ऑफ एंगल नेगेटिव है, वहाँ एंगल 0 और पाई के बीच में इसलिए साइन ऑफ एंगल पॉजिटिव है। तो अब इंटीग्रल को मॉडुलस से फ्री कर देते हैं इंटीग्रेंड को। ये हो गया sin 2 पाई x dx लिमिट 0 टू 1/2 और ये हो गया आपके पास माइनस sin 2 पाई है, क्योंकि एंगल अब आपका पाई से बड़ा हो गया 1/2 टू 1। अब sin 2 पाई x का इंटीग्रल किया, sin 2 पाई x का इंटीग्रल हो गया माइनस cos 2 पाई x डिवाइडेड बाई 2 पाई और लिमिट लगा दी आपने 0 से 1/2।
माइनस आउटसाइड रख दिया। यहाँ माइनस ऑफ एंगल का कॉस ऑफ एंगल हो गया, माइनस साइन ऑफ एंगल का इंटीग्रल कॉस ऑफ एंगल, तो ये कितना हो गया कॉस ऑफ 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई, और लिमिट लगा दी आपने 1/2 टू 1। अब वैल्यू रख देते हैं, -1/2 पाई आउटसाइड, 1/2 रखा, 2 इंटू पाई इंटू 1/2 कॉस पाई -1 हो गया, और 0 कॉस 0 1 होता है, ये आ गया। फिर 1/2 पाई आउटसाइड, 1 रखा कॉस 2 पाई 1 होता है, -1/2 रखा कॉस 2 पाई इंटू 1/2 कॉस पाई -1 होता है, तो कितना आ गया आगे से 1/पाई 2/पाई आ गया। तो इंटीग्रल कौन सा हो गया आपके पास, थर्ड 2/पाई, ये आंसर हो गया। तो आपने फिर मॉडुलस को जो इंटीग्रेंड दे रखा था मॉड ऑफ साइन के अंदर, उसको मॉडुलस से फ्री किया। एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ इसे, ये आप अलग से देखते हैं साइड में। जब x का मान 0 और 1 के बीच में हो तब 2 पाई x का मान क्या होगा, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। जब x का मान 0 से 1 होगा, क्योंकि इंटीग्रल जो दे रखा था उसमें आप देखें इंटीग्रल में 0 से 1 लिमिट दे रखी है, तो जब x 0 से 1 के बीच में होगा, एंगल 2 पाई x है, 0 से 2 पाई के बीच में होगा, और 0 से 2 पाई के बीच में होगा तो एंगल जब 0 से पाई के बीच में होगा, जब तो साइन ऑफ एंगल पॉजिटिव होता है। दिस इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई एक्स, कब, जब एंगल आपका 0 और पाई के बीच में हो, और ये हो जाएगा माइनस साइन 2 पाई एक्स, कब, जब एंगल पाई और 2 पाई एक्स के बीच में हो। यहाँ एंगल में इंटरवल बना दिया, लेकिन एंगल में थोड़ी लिखना होता है इंटरवल तो एक्स में लिखना होता है। तो ये आ गया आपके पास साइन 2 पाई एक्स, जब x का मान 0 और 0 से बड़ा लेकिन 1/2 से छोटा था। 2 पाई से भाग दे दिया पूरे, और इसी तरह से यहाँ आ गया माइनस साइन 2 पाई एक्स, जब x का मान 1/2 से फिर 2 पाई से डिवाइड कर दिया, 1/2 और 1 के बीच में हो। तो यही अपन ने इंटीग्रल जब कर रहे थे ये लिखा था। एंगल तो अपना 2 पाई एक्स था और x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में थी, तो जब x 0 और 1 के बीच में होगा 2 पाई x 0 और 2 पाई के बीच में था, तो 0 से 2 पाई तक के अंतराल के 2 पार्ट किए, एक 0 से पाई और पाई से 2 पाई। और वो क्यों किया, क्योंकि 0 से पाई में साइन ऑफ एंगल पॉजिटिव और पाई और 2 पाई के बीच में साइन ऑफ एंगल नेगेटिव होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ बॉक्स ऑफ 2x dx लिमिट 0 to 2। अब बॉक्स ऑफ 2x को बॉक्स से फ्री करना बताया हुआ है आप। बॉक्स ऑफ x बराबर होता है 0 जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी हो। ये होता है 1 जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी लेकिन 2 से छोटी हो। ये 2 जब x का मान 2 या 2 से बड़ा और 3 से छोटा हो। इसी तरह से आगे चलता है। अपने यहाँ बॉक्स ऑफ x नहीं है, वहाँ बॉक्स ऑफ 2x दे रखा है। बॉक्स ऑफ 2x दे रखा है और x का मान 0 से 1 है। जब x का मान 0 से लेके 1 हो तब 2x कितना होता है, 2x का मान 0 से लेके 2 के बीच में होता है, और 0 से लेके 2 के बीच में होता है तो यहाँ बॉक्स ऑफ x की जगह बॉक्स ऑफ 2x लिखना होगा। तो बॉक्स ऑफ 2x कितना आएगा आपका 0 जब x का मान 0 या 0 से बड़ा 2x का मान लेकिन 1 से छोटा हो। ये आएगा 1 जब 2x का मान 1 या 1 से बड़ा 2 से छोटा हो। 2 पर तो अकेला एक ही पॉइंट आ जाएगा तो उसको भले ही नहीं भी लिखें। ये 2 आएगा जब 2x बराबर 2 हो। लेकिन इंटरवल फिर वही प्रॉब्लम आ गई, इंटरवल 2x में नहीं x में बनाना होता है। तो इसको क्या लिखेंगे आप, दोबारा मैं यहाँ लिख देता हूँ, बॉक्स ऑफ 2x बराबर ये आएगा 0 जब x का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1/2 से छोटा है। ये आएगा 1 जब x का मान 1/2 या 1/2 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा है। तो यही अपन लिमिट वहाँ लिख देंगे, यानी कि बॉक्स से फ्री करके लिखना होगा। तो ये इंटीग्रल किसके बराबर आ गया, ये आ गया बॉक्स ऑफ 2x dx लिमिट 0 to, अच्छा ये 0 to 2 दे रखा है, 0 to 2 दे रखा है, तब तो 4 अंतराल बनेंगे। एक बार दोबारा लिखता हूँ, ये लिखेंगे 2 जब 2x का मान 2 या 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा हो। ये लिखेंगे 3 जब 2x का मान 3 या 3 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा हो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ एक और आएगा, ये आएगा 2 जब ये 1 और 1 से ग्रेटर लेकिन 3/2 से स्मॉलर, और ये आएगा 3 जब 3/2 या 3/2 से ग्रेटर लेकिन 2 से स्मॉलर।
2 पर वो 4 हो जाएगा, तो वो अपन छोड़ दे रहे हैं वो 4 जब x बराबर 2 होगा। यहाँ पे भी 4 था जब 2x बराबर 4 होगा। बॉक्स ऑफ 2x का मान रखा है, तो यही वैल्यू अपन आगे लिख देते हैं। ये बहुत डिटेल में फंक्शन वाले चैप्टर में समझाया हुआ है। जिन लोगों ने फंक्शन वाला चैप्टर नहीं देखा है वो वीडियो देखें और उसको रिवाइज करें, फिर करेंगे। ये तो मैंने दोबारा बस ऐसे ही लिख दिया है। हाँ, तो बॉक्स ऑफ 2x के अब कितने पार्ट बन जाएंगे? यहाँ पर 4 पार्ट बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? पहले 0 से 1/2, फिर 1/2 से 1, फिर 1 से 3/2 और फिर 3/2 से 2। ये हो गया। तो बॉक्स ऑफ 2x 0 से 1/2 के बीच में तो कितना हो गया? 0 हो गया। और 1/2 और 1 के बीच में कितना हो गया? ये 1 हो गया। और 1 और 3/2 के बीच में कितना हो गया? ये 2 के बराबर हो गया। और 3/2 और 2 के बीच में कितना हो गया? 3 के बराबर हो गया। इनका इंटीग्रल कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 0 का इंटीग्रल तो 0 ही रहेगा। 0 0 ऐड करेंगे तो इसको कुछ नहीं करना। यहाँ 1 का इंटीग्रल x हो गया, लिमिट 1/2 टू 1। 2 का इंटीग्रल 2x हो गया, लिमिट 1 टू 3/2। और फिर इसका इंटीग्रल हो गया 3x, ये 3/2 टू 2, ये आ गया। अब सबकी वैल्यू रख देते हैं। पहले इंटीग्रल से तो 0 आ गया, यहाँ 1 माइनस 1/2 रखा है, ये 1/2 हो गया, प्लस 2 इंटू 3/2, 3 माइनस 2 ये 1 हो जाएगा, और प्लस ये 2 6 माइनस 3/2 यानी कि 9/2 आ गया। तो कितना आ गया? 1 माइनस 1/2 1/2, और ये माइनस 9/2 4, ये 1, 6 प्लस 1 7 हो गया, 7.5, और 7 माइनस ये 4.5, तो 7 माइनस 4 3 आ गया। ये आंसर आ गया। तो अपन ने सीधे पहले बॉक्स ऑफ 2x को बॉक्स से फ्री किया, फिर आपने रूटीन तरीके से इंटीग्रल कर दिया। इनके कई डायरेक्ट फार्मूले भी दे रखे हैं, वो अपन को याद करने होते हैं, लेकिन वो अभी नहीं, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। इसमें कुछ क्वेश्चन से याद करने वाले हैं, लेकिन अभी पैटर्न से ये किया है आपने। तो ये आपने आज डेफिनेट इंटीग्रल की परिभाषा देखी, कुछ 1 2 3 प्रॉपर्टी देखी। अभी आगे जो 4th 5th 6th और आगे प्रॉपर्टी आ रही हैं वो थोड़ा महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। 3rd प्रॉपर्टी तक आपकी हो गई, इन पर कुछ क्वेश्चन किए, बाकी फिर अगली क्लास में लेते हैं। सभी को नमस्कार।